हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिग्नू आईएएस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, जो कि शंकर आईएएस के द्वारा लिखी गई है, उसका चैप्टर थर्ड का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आप मेरे चैनल जिग्नू आईएएस एकेडमी पे जाके देख सकते हैं। और आज हम करेंगे पार्ट 2। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है, एक एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, जो कि कुछ ऐसे रीजन्स में पाया जाता है जहाँ पे रेनफॉल हाई होती है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़र करता है बिटवीन विंटर एंड समर में। एपिफाइट्स यहाँ पे कॉमनली पाए जाते हैं, और एनिमल लाइफ जो है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होती है, सेम होती है अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की देखें तो। इसके आगे है इंडियन फॉरेस्ट टाइप। इंडियन फॉरेस्ट के कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें बहुत तरह के फॉरेस्ट टाइप, बहुत ही टाइप्स के जो है फॉरेस्ट वो मिलते हैं। और अगर हम देखें तो रेन फॉरेस्ट जो है केरला का, जो कि साउथ में है, और अल्पाइन पास्चर जो कि लद्दाख में है और नॉर्थ में पड़ता है लद्दाख, और जो कि डेजर्ट अगर हम देखें तो राजस्थान में, जो कि वेस्ट में पड़ता है, और एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा। और जो क्लाइमेट है, सॉइल टाइप है, टोपोग्राफी है, एलिवेशंस है, ये सब चीज़ें जो है वो डिटरमाइन करती है कि आपका फॉरेस्ट जो है वो किस टाइप का होगा। ठीक है, फॉरेस्ट जो है वेरीड करता है अकॉर्डिंग टू नेचर एंड कंपोजिशन। ठीक है, किस तरह का वहाँ का क्लाइमेट है, किस तरह की टोपोग्राफी है, किस तरह का सॉइल है, ये सब चीज़ें जो होती हैं डिटरमाइन करती हैं कि आप किस जो फॉरेस्ट होता है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वहाँ का जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो किस टाइप का है। ठीक है, फॉरेस्ट टाइप जो होते हैं वो हम देखते हैं। फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया क्लासिफाइड ऑन चैम्पियन एंड सेठ। दो लोगों के द्वारा जो है वो ये क्लासिफाई किया गया था, चैम्पियन एंड सेठ के द्वारा 16 टाइप्स में। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कुछ वेस्टर्न घाट्स और अंडमान और निकोबार में पाया जाता है, जो कि एक आइलैंड है, और इसके साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी पाया जाता है। इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो यहाँ जो ट्रीज़ होते हैं वो स्ट्रेट और टॉल होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज़ पाए जाते हैं। अगर मोर कॉमन ट्रीज़ अगर हम यहाँ पे देखें जो मिलते हैं, जैक फ्रूट, ठीक है, जैक फ्रूट और बीटल नट, पाम, जामुन, मैंगो और हॉलक। ठीक है, जो यहाँ इस फॉरेस्ट की जो ट्रीज़ होती है उसका जो पैटर्न होता है वो टीयर में बिलोंग करता है। श्रब्स जो होते हैं वो कवर करते हैं लेयर्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड के क्लोज होते हैं। जो यहाँ पे फॉरेस्ट के जो फॉर्म्स होते हैं वो कुछ पैटर्न में टीयर अप किए जाते हैं। जैसे कि एक श्रब कवर होता है जिसकी लेयर जो होती है वो ग्राउंड से बिल्कुल क्लोज होती है, लेकिन कुछ जो ऐसे स्ट्रक्चर ट्री होते हैं जो शॉर्ट होते हैं। ठीक है, फिर कुछ टॉल वैरायटी वाले ट्रीज होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ब्यूटीफुल फर्न्स होते हैं जो वेरियस कलर्स में वहाँ पे पाए जाते हैं, और उनकी वैरायटीज जो होती है ऑर्किड की वो भी वहाँ पे ग्रो होती हैं, और जो ट्रीज़ के ट्रंक होते हैं उस पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो पाई जाती हैं कहाँ पे, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अब नीचे देखते हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में। ठीक है, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड ईस्टर्न हिमालय। सच ये फॉरेस्ट जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं वेट एवरग्रीन ट्रीज़ के और मॉइस्चर डेसिडियस ट्रीज़ के। ठीक है, और ये फॉरेस्ट जो होता है वो डेंस होता है और एक लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज से ये फिल्ड होता है, और दोनों टाइप्स के यहाँ पे ट्रीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। और उसके बाद हम देखेंगे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो पूरी इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन वेस्टर्न और जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है उनको छोड़कर। ठीक है, ये ट्रीज, यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो टॉल होते हैं, राइट, टॉल होते हैं, और उनका जो ट्रंक होता है वो ब्रॉड होता है, और ठीक है, ब्रांचिंग ट्रंक रूट्स जो कि उसको पकड़ के रखते हैं वो बिल्कुल ग्राउंड में। ठीक है, ट्रंक्स एंड ब्रांचिंग ट्रंक्स एंड रूट्स टू होल्ड देम फर्मली टू द ग्राउंड। लेकिन कुछ जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा
टॉलर होते हैं, ठीक है, वो अपनी जो लीव्स है, अपने पत्ते जो होते हैं वो शेड कर देते हैं ड्राई सीजन में, मतलब गिरा देते हैं. एंड देयर इज़ अ लेयर ऑफ शॉर्टर ट्रीज एंड एवरग्रीन श्रब्स इन अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ में जो शॉर्टर ट्रीज की लेयर्स होती हैं जैसे कि श्रब्स वगैरह, वो भी एवरग्रीन होते हैं. और ये फॉरेस्ट जो होते हैं वो साल टीक के द्वारा डोमिनेट की जाती है. और यहाँ पे आपको मैंगो और बैम्बू और रोजवुड भी मिलते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं. उसके बाद हम देखते हैं लिटोरल एंड स्वैम्प. लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलता है, ठीक है. ये एक डेल्टा एरिया है गंगा और ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है. इनकी एक रूट्स होती हैं जिसकी जो टिश्यूज़ होते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, सो दैट कि प्लांट जो है वो वाटर में भी सांस ले सकें, ठीक है. वो ऊपर ऊपर से इसकी जो आपको टिश्यूज़ होंगे रूट्स के, वो ऊपर से उभरे हुए दिखेंगे. वो इस वजह से ताकि जो प्लांट है वो वाटर में भी ब्रीथ कर सकें, सांस ले सकें, ठीक है. मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह इसको बोलते हैं. नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो कि पूरे इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाया जाता, ठीक है. और ये कौन सी जगह पे पाया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. लेकिन इसकी जो कैनपीज होती है ना ट्रीज़ की, वो नॉर्मली जो है 25 मीटर से एक्सीड नहीं करती, ठीक है. जो कॉमन ट्रीज़ होते हैं साल, जो वैरायटी ऑफ अकेशिया एंड बम्बू, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, सैल, अकेशिया और बैम्बू, राइट. नेक्स्ट है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो कि ये इस टाइप का जो फॉरेस्ट है ना, वो उस एरिया में पाया जाता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, ठीक है. ये ट्री डू नॉट ग्रो बियॉन्ड 10 मीटर्स. यहाँ के जो ट्रीज़ है ना वो 10 मीटर से ज़्यादा ग्रो नहीं करते, ठीक है. कुछ ट्रीज़ के नाम यहाँ पे दिए गए हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं, वो है स्पर्स, केपर, कैक्टस एंड टिपिकल ऑफ दिस रीजन. ये टिपिकली जो ये चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं. नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट. ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका कोस्ट पे मिलते हैं, ठीक है. मेनली अगर हम देखें तो ये हार्ड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं. इनकी जो लीव्स होती हैं काफ़ी हार्ड होती हैं. और यहाँ पे फ्रेगरेंट फ्लावर्स भी मिलते हैं और कुछ डेसिडियस ट्रीज भी मिलते हैं, ठीक है. सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट. ब्रॉड लीव फॉरेस्ट जो कि ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स, साइलेंट वैली में पाए जाते हैं, ठीक है. कुछ मार्क्ड यहाँ डिफरेंसेस यहाँ पे देखे गए हैं, जैसे कि टू एरियाज़ में कुछ डिफरेंसेस देखे गए हैं वेजिटेशन में. अगर हम साइलेंट वैली में जाएं तो यहाँ पे साइलेंट वैली में कुछ जो पूंसपार, सिनेमन, रोडोडेंड्रन एंड फ्रैग्रेंट ग्रास प्रीडोमिनेंट है, ठीक है. यहाँ पे ये सब चीज़ें पाई जाती हैं. लेकिन अगर ईस्टर्न हिमालयस में देखा जाए तो जो वहाँ के फ्लोराज हैं वो बैडली अफेक्टेड है, मतलब बहुत ही बुरी तरह से अफेक्टेड होते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन से, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है वो ज़्यादातर होती है, ठीक है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादातर की जाती है, जिस वजह से वहाँ के जो फ्लोरा है वो अफेक्ट होते हैं, बुरी तरह से अफेक्ट होते हैं, ठीक है. दीज वेट फॉरेस्ट कंसिस्ट मेनली ऑफ एवरग्रीन ट्रीज विद स्प्रिंकलिंग डेसिडियस हियर एंड देयर. यहाँ पे कुछ जो एवरग्रीन ट्रीज है जैसे कि स्प्रिंकलिंग डेसिडियस वो यहाँ वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे. ये हैं जैसे कि ओक, अल्डर, चेस्टनट, एक मिनट, okay, these are oak, alder, chestnut, birch, cherry trees. These are large variety of orchid, bamboo and creeper. ये सब चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं. नेक्स्ट आता है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट. पाइन फॉरेस्ट जो कि एक स्टीप ड्राई स्लोप्स जो कि शिवालिक हिल, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज़ में, जैसे कि खासी, नागा, मणिपुर हिल में, यहाँ इन सब जगहों पे इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि एक स्टीप ड्राई स्लोप्स के ऊपर उगते हैं. और ये ट्रीज़ जो कि प्रीडोमिनेंटली मिलते हैं, जो ट्रीज़ पाए जाते हैं जैसे कि चीर, ठीक है, ये एक मिनट, चीर, ओक, रोडोडेंड्रन एंड पाइन एज वेल एज साल, आंवला,
लेबनम, ये सब चीज़ें लोअर रीजन में मिलती हैं। नेक्स्ट आता है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्मली अगर हम देखें तो हॉट और ड्राई सीजन में और कोल्ड विंटर में मिलता है। एंड इट इज़ जनरली एवरग्रीन ट्रीज़, ठीक है। ये एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं, इनकी जो लीव्स होती है वो शाइनिंग होती है, चमक रही होती है, और इनका जो बहुत ही ज़्यादा वेनिस्ड लुक मिलता है, ठीक है। ये फॉरेस्ट जो होते हैं वो शिवालिक हिल में मिलते हैं, जो फुट हिल्स है हिमालयाज़ की, जिसकी हाइट 1000 मीटर से ऊपर है, वहाँ पे ये सब जो फॉरेस्ट है वो मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। अगर हम देखें नॉर्थ में तो माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट वहाँ पे फाउंड होते हैं, मिलते हैं, जैसे कि जो ईस्ट ऑफ नेपाल का रीजन है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जो मिनिमम रेनफॉल यहाँ पे होती है 2000 मिलीमीटर की, ठीक है। लेकिन नॉर्थ में अगर हम देखें तो वहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं फॉरेस्ट की। हायर लेयर्स जो होती है मेनली कॉनिफरस की होती है, और मिडिल लेयर जो होती है वो डेसिडस ट्रीज की होती है, और जैसे कि ओक, और लोवेस्ट जो होती है वो रोडोडेंड्रोन और चंपा की होती है। अगर हम साउथ में देखें तो ये जो नीलगिरी का पार्ट है, नीलगिरी हिल का पार्ट है, वहाँ पे मिलती है। हायर जो पहुंच होती है केरला की वहाँ पे, और ये फॉरेस्ट जो नॉर्दर्न रीजन में मिलते हैं जो कि डेंसर होते हैं देन साउथ, ठीक है। साउथ के कंपैरिजन में काफ़ी ये डेंसर होते हैं। जो रोडोडेंड्रॉन्स हैं वो एक वैरायटी ऑफ ग्राउंड फ्लोरा है जो कि यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। ये जो इस टाइप का जो फॉरेस्ट है वो वेस्टर्न हिमालयस में फैला हुआ है, वेस्टर्न हिमालय से लेके ईस्टर्न हिमालय तक। और ये ट्री जो होती है वो वेस्टर्न सेक्शन जो होता है वहाँ पे मिलती हैं, जिसकी लीव्स जो होती है वो ब्रॉड होती है, ठीक है। ओक मिलता है, जो ओक का पेड़ होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, और ब्राउन ओक भी मिलता है वहाँ पे, वॉलनट, रोडोडोंड्रन एक्सेट्रा। अगर हम ईस्टर्न हिमालयस में देखें, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयस में देखें तो जो रेनफॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है वहाँ पे, इसलिए जो वेजिटेशन है बहुत ही ज़्यादा डेंस और लश यानी कि ग्रीन होता है वहाँ पे, ठीक है। एंड देयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ ब्रॉड लीव्स ट्रीज। वहाँ पे बहुत ही सारे आपको जो ब्रॉड लीफ के ट्रीज है वो मिल जाएंगे, फर्न्स मिल जाएंगे, बैम्बू मिल जाएंगे, ठीक है। जो कॉनिफोरस ट्रीज होती हैं वो भी वहाँ पे मिलती हैं, लेकिन कुछ जो वैरायटी है ना वो डिफरेंट होती है, जो वहाँ पे जो साउथ में मिलते हैं, ठीक है, उससे वो डिफरेंट होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। इस टाइप का फॉरेस्ट जो है वो लाहौल, किन्नौर, सिक्किम और अदर पार्ट जो है हिमालयस के वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे जो ट्रीज़ है जैसे कॉनिफोरस ट्रीज़ और कुछ ब्रॉड लीव्स ट्रीज़ जैसे कि ओक, मैपल, ऐश, ये सब वहाँ पे मिलते हैं। जो हायर एलिवेशन पे अगर हम देखें काफ़ी ऊंचाई पे तो फिर जोनीपर, देवदार और चिलगोजा भी वहाँ पे फाउंड होते हैं, मिलते हैं। सब अल्पाइन फॉरेस्ट जो होते हैं, सब अल्पाइन फॉरेस्ट जो कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले होते हैं, बिटवीन 290 100 टू 350 100 मीटर्स, राइट। अब वेस्टर्न हिमालयस में देखें तो जो वहाँ की वेजिटेशन होती है मेनली जूनिपर, रेडोडोंड्रेन एंड विलो, ब्लैक करंट वगैरह वहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम ईस्टर्न पार्ट में देखें तो रेड, फिर ब्लैक जूनिपर, बर्च और लार्च जो कि कॉमन ट्रीज है वहाँ पे, लेकिन हैवी रेनफॉल की वजह से जो ह्यूमिडिटी है वहाँ की हाई हो जाती है, और जो टिम्बर लाइन है उस पार्ट की वो हाई हो जाती है वेस्ट में, ठीक है। रेडोडेंड्रन जो होता है जो कि स्पीशीज कवर करती है हिल इन दिस पार्ट, ठीक है। ये जो मोस्टली रेडोडेंड्रोन जो होता है वहाँ पे वो मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब। मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब जो कि हिमालयन के साथ अगर हम देखें हायर हिल पर, जैसे म्यांमार के बॉर्डर के नियर अबाउट, वहाँ पे ये मिलती है फॉरेस्ट की टाइप। और जैसे कि हम देखें कि इसका जो लो स्क्रब डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा ये वहाँ पे रेडोडेंड्रन और बर्च पाए जाते हैं, मॉसेस, फर्न्स जो कि वहाँ के जो ग्राउंड के पैचेस होते हैं वहाँ कवर करके रखते हैं। और ये जो रीजन है वो हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल रिसीव करता है, राइट। अब ड्राई अल्पाइन स्क्रब, ड्राई अल्पाइन जो कि
मिलता है 3000 मीटर्स से लगभग 4900 मीटर्स तक। ये ड्वार्फ प्लांट जो होते हैं वहाँ पे प्रीडोमिनेंट होते हैं। मेनली अगर हम देखें तो ब्लैक जूनिपर और ड्रॉपिंग जूनिपर, हनी सकल और विलो वहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट की। अगर हम फॉरेस्ट की इम्पॉर्टेंस देखें तो एयर वी ब्रेथ, ये हमें एयर प्रोवाइड करता है जिसमें हम सांस लेते हैं। फूड प्रोवाइड करता है जो हम खाते हैं। एंड पेपर वुड वी यूज़, पेपर हमें प्रोवाइड करता है, लकड़ी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। विदाउट फॉरेस्ट जो होता है वो कुछ एरियाज़ जो है वो डेजर्ट बन जाएंगे। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो वो कुछ एरियाज़ जो होते हैं वो डेजर्ट बन जाते हैं। जैसे फॉरेस्ट जो है एक नेचुरल बैलेंस बनाकर रखता है। ठीक है, एयर को प्यूरिफाई करता है, हमें कुछ माइक्रो क्लाइमेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में। और कुछ इनडायरेक्टली ये हमारे प्रिसिपिटेशन में भी रोल प्ले करता है और ये हमें फ्लड से भी बचाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं ना वो रूट्स जो होती हैं वो पानी को इधर उधर फैलने से रोकती हैं। ठीक है, और ये हमें सॉइल इरोजन से भी बचाता है। ठीक है, क्योंकि जो इसकी रूट्स हैं वो सॉइल को भी होल्ड करके रखती हैं और इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। और ये हमें फ्यूल और टिम्बर भी प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है फॉर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होती है? अगर हम देखें तो जो ट्रीज़ का गिरना, ठीक है, जो अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग ऑपरेशंस, ठीक है, और कुछ लकड़ियों का हम डोमेस्टिक यूज़ करते हैं। और इन सभी वजहों से जो ट्रीज़ का जो ट्रीज़ को हम काटते हैं उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, जिसका यूज़ हम अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग ऑपरेशंस वगैरह की वजह से जो पेड़ों को काटा जाता है तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, ये कुछ कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के, राइट। ये आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर की वजह से, जैसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं पर्टिकुलर एरिया में, तो जो वहाँ के फॉरेस्ट होते हैं वहाँ के जंगलों को काट कर फिर उस लैंड पे वो कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन होता है। अगर ओवर ग्रेजिंग होती है, वहाँ पे भेड़ बकरियों को ज़्यादा चराया जाता है तो वहाँ के पर्टिकुलर एरिया का वेजिटेशन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर लकड़ियाँ कोई इंसान अपने पर्सनल यूज़ के लिए काटता है तो इस वजह से पेड़ों की कटाई होती है और डिफॉरेस्टेशन होता है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश की जाती हैं तो पर्टिकुलर एरिया का जो फॉरेस्ट होता है उसकी भी कटाई होती है। ठीक है, फिर जो कोई प्रोजेक्ट बनता है या फिर कुछ फ्यूल वुड की वगैरह से, ये सब कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के। ठीक है, लेकिन कुछ मेन कॉजेज़ हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन कॉज है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि एक पैच ऑफ लैंड जो होता है वो क्लियर किया जाता है, वहाँ की वेजिटेशन को साफ़ की जाती है, चाहे कोई भी छोटी छोटी घास फूस हो या फिर पेड़ हो तो उसको काट कर उसको जला दिया जाता है और उसकी जो ऐश होती है, उसकी जो राख होती है, उसको सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसका जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वो उस जो पैच ऑफ लैंड को हम यूज़ करते हैं क्रॉप को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए 2 और 3 ईयर्स के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो वो एरिया होता है वो उसको वैसे छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रिकवर करे और सेम प्रैक्टिस जो है वो फिर से वहाँ पे किया जा सके। ठीक है, तो सेम उसको छोड़ दिया जाता है, फिर सेम प्रैक्टिस मतलब कल्टीवेशन करने के लिए वो किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ पे सेम प्रोसीजर करते हैं कि वहाँ की वेजिटेशन को काटते हैं और फिर वहाँ पे उस लकड़ियों को जलाकर उसकी राख जो है वो मिक्स करके, मतलब सेम प्रोसेस फिर वो रिपीट करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये ज़रूरी होती हैं कल्टीवेशन के लिए, ताकि वो एक सिंपल टूल सेट करते हैं। ठीक है, जो कि एक हाई लेवल का मैकेनिज़्म नहीं होता है उनके पास, तो इस तरह से वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करके इस तरह की वो कल्टीवेशन करते हैं। मान लो कोई डेवलपमेंट हो रहा है प्रोजेक्ट का, तब क्या होता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो कि कंसिडरेबली इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या फिर कुछ लार्ज डैम, रिजर्वियर और कुछ रेलवे लाइंस, रोड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं आजकल के टाइम में अगर देखा जाए, तो इनको
लिंक किया जाता है कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ, तो इन सब चीज़ों को बनाने में भी काफ़ी फॉरेस्ट की कटाई होती है, ठीक है। तो लेकिन कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट जो होते हैं, उनके लिए जो डिफॉरेस्टेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा इमेंस होती है, राइट। तो ये सब चीज़ें जैसे फ्यूल रिक्वायरमेंट्स के लिए, जैसे कि डिमांड इंक्रीज़ होती है फायरवुड की, तो जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ होती है, तो जो उनका प्रेशर है वो फॉरेस्ट के ऊपर आता है, तो इस वजह से जो डिफॉरेस्टेशन होती है वो इंक्रीज़ होती है। रॉ मटेरियल जैसे कि वुड को हम यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में, जैसे कि पेपर बनाने के लिए, प्लाईवुड बनाने के लिए, फर्नीचर लाइक स्टिक बॉक्सेस और क्रेट्स, पैकिंग केसेस एक्सेट्रा, तो इस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होती है। इंडस्ट्रीज जैसे कि उनका जो रॉ मटेरियल होता है, प्लांट्स जैसे कि ड्रग्स, सेंट्स, परफ्यूम, रेजिन, गम, वैक्सीज, टर्पाइन, लेक्टिस, रबर, टेनिस, एल्कोइड, बीस वैक्स, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो पेड़ से आती हैं। और कुछ इन सब चीज़ों का जो प्रेशर होता है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम पर पड़ता है, इस वजह से जो वेरियस रॉ मटेरियल्स की वजह से जो फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो कि मेन कॉज है, जो डिग्रेडेशन है, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मेन कॉज है, ठीक है। लेकिन अदर कॉजेज हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन ओवरग्रेजिंग से भी होती है, एग्रीकल्चर से भी होती है, माइनिंग, अर्बनाइजेशन, फ्लड, फायर, पेस्ट, डिसीज, डिफेंस, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, इन सब से भी होती है। अब ये किस तरह से अफेक्ट करती है, ठीक है। जो क्लोज्ड फॉरेस्ट होते हैं, जो कि कैनोपी लेवल बेस्ड होते हैं, वो किस तरह से कम होते हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि कुछ डिग्रेडेड फॉरेस्ट इंक्रीज होते हैं, राइट। फॉरेस्ट रिसाइकल होते हैं, जैसे moisture from soil into immediate atmosphere by transpiration where the again participate as a rain। जो फॉरेस्ट साइकिल है वो भी इमेंस घूमती रहती है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन जो होता डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल जो है वो ख़राब होती है, जिसकी वजह से रेन वगैरह होती है, तो वहाँ पे जो बाढ़ का कंडीशन है वो भी हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो वाटर ग्राउंड का लेवल है वो भी कम हो जाता है, ठीक है, जिसमें से प्रेसिपिटेशन में जो है वो लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करता है। अब और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो नेचुरल साइकिल है, रीयूज़ का साइकिल है, वो भी ब्लॉक हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है। और माइनिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं इंडिया की, वो भी फॉरेस्ट रीजन में की जाती हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन और इरोजन होता है। और जो कुछ अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, जो कि फॉरेस्ट एरिया में होती हैं, जिसमें टिम्बर वगैरह यूज़ की जाती हैं, ताकि जो माइंस की गैलरीज के जो रूफ होते हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। इन सब चीज़ों की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होती है। और लार्ज नंबर ऑफ़ जो माइंस होती हैं वो बैड शेप में होती हैं, जो कि एक्सटेंसिव गली इरोजन को बढ़ावा देती हैं, जिस वजह से जो उस पर्टिकुलर एरिया का हैबिटेट जो होता है वो डिग्रेड होता है। डिफॉरेस्टेशन जो कि एक बायोटा और नेबरिंग इकोसिस्टम को भी अफेक्ट करता है, जैसे कि सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन और अल्ट्रेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, पोल्यूशन और स्कार्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कोई आपके दिमाग में डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।